हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडक्टर। इंडक्टर का सिंबल ये होता है। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर हमारा जो करंट होता है उसके फ्लो का अपोज करता है, और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होती है उसके लिए फार्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अभी एल आगे बताया जाएगा क्या होता है। यह सेल्फ इंडक्टेंस होता है जिसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। एल की यूनिट यही याद कर लीजिए, हेनरी होती है, HENRY। दूसरा एक टर्म आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? ये हमारे चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, और दूसरी बात ये हमारा जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जब चेंज होगा उसका ये अपोज करता है, और इसके अक्रॉस कंडक्टर जो होता है कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है उसका फार्मूला होता है IC इक्वल टू CdVC/dt, जहाँ की C क्या है? कैपेसिटर है, DVC अपन DT क्या? चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है। कैपेसिटर की यूनिट होती है फैरेड। और एक फार्मूला कैपेसिटर का एक और आता है C इक्वल टू ε0 A/d, यानी ये क्या है कि ये ε0 परमिटिविटी है, ए क्या है? एरिया, यानी दोनों प्लेट का एरिया कितना है, और डी क्या है? दोनों प्लेट के बीच में दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जनरलाइज होता है कि अगर कैपेसिटर के प्लेट यानी जो दो प्लेट्स हैं इसके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़े। तो डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। दूसरा यहीं से देख सकते हैं कैपेसिटेंस का, अगर प्लेट की एरिया को बढ़ा दें तो क्या होगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस होता है। 1/डिस्टेंस यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस। तो ये जनरली हमारा कैपेसिटर का इंडक्टर और कैपेसिटर होगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा एक रेजिस्टेंस टर्म हमने पढ़ा था, क्या करता था? ये करंट का अपोजिट करता है। तो सेम वैसे ही जब AC की बात करते हैं उसमें क्या होता है, एक टर्म आता है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या करता है? ये भी हमारा करंट का अपोज करता है, लेकिन किस में करता है? कैपेसिटर और इंडक्टर, इन दोनों में जो करंट का अपोज करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस हमारा कब आता है? जब प्योर इंडक्टर हो और प्योर कैपेसिटर हो। तो जब प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर की बात करते हैं तो इसमें जो करंट का अपोज करता है, करंट अपोज करता है, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर हम प्योर DC की बात करें, केवल प्योर DC है, कोई DC अगर बस प्योर DC होगी उसमें जो करंट का अपोज करता है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर AC की बात करें तो प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर होना चाहिए, इम्प्योर नहीं होना चाहिए, यानी उसमें बस इंडक्टर ही हो, उसमें कोई रेजिस्टेंस का टर्म ना, तो उसे रिएक्टेंस बोलते हैं। सेम इसी तरह एक टर्म आता है इम्पीडेंस। और रिएक्टेंस को यहाँ याद रखना, रिएक्टेंस को X से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट भी क्या होती है? ओम होती है। अगला एक टर्म आता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस किसे कहते हैं? इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं Z से। इसका फार्मूला आता है Z इक्वल टू R² प्लस XL डिफरेंस XC का स्क्वायर रूट में। अभी थोड़ा एक चीज़ और पहले देख लें कि XL और XC क्या होता है। अगर करंट का अपोजिशन इंडक्टर में होता है तो उसे XL से डिनोट करते हैं, और अगर करंट का अपोजिशन प्योर कैपेसिटर में होता है तो उसे XC से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी अगर ये मटेरियल है तो ये ऐसा मटेरियल होगा जैसे जो नॉर्मल हमारा घर के कॉइल ले लीजिए, जो हीटर की कॉइल होती है, उसमें क्या होगा कि उसकी मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। वो कॉइल क्या होती है? जैसे लिपटी होती है, तो ये क्या होगा? इंडक्टेंस। तो इसमें क्या होगा? R और L के कंपोनेंट होंगे। तो जब R और L के कंपोनेंट होंगे तो रेजिस्टेंस का जो होगा ये R से डिनोट करेंगे, लेकिन जो ये इम्पीडेंस यानी जो ये इंडक्टेंस आया है इसका क्या होगा? इसके लिए एक रिएक्टेंस आएगा जिसको क्या डिनोट करेंगे? XL से। मान लीजिए अगर हमारा कोई कैपेसिटर भी इस मटेरियल में लगा हो, उसके रिएक्टेंस को हम XC से डिनोट करेंगे। तो जो ओवरऑल जो अपोजिशन आएगा R और L और C तीनों के कारण, यानी इस मटेरियल में अगर R L C तीनों हैं, इसके कारण जो करंट का अपोज करता है उसको एक कंबाइंड टर्म बोला जाता है जिसका नाम है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को Z से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। जैसे अगर कोई मान लीजिए जिसमें अगर XL का टर्म ना हो तो उसमें क्या करेंगे? XC रहेगा, अगर XC ना रहे तो XL रहेगा, अगर दोनों रहेगा तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको लिया जाता है। ठीक है,
अब एक नया अगला टर्म आता है आपका पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हम cos फाई से डिनोट करते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है, कोई वोल्टेज और करंट, कोई भी मटेरियल अगर ये कोई कंडक्टर है, इसमें वोल्टेज भी होगा, इसमें करंट भी होगी, तो जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसी के कोसाइन के टर्म, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा उसके कोसाइन टर्म को बोला जाता है पावर फैक्टर। इसीलिए कॉस यानी कोसाइन टर्म और बीच का एंगल फाई, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का एक और डेफिनेशन होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू होता है आर बाई जेड, यानी आर क्या होता है रेजिस्टेंस, जेड क्या होता है इम्पीडेंस। इसके मतलब एक फार्मूला है आर बाई जेड। एक और फार्मूला आता है पावर फैक्टर का, पावर फैक्टर इक्वल टू होता है एक्टिव पावर अपान में अपरेंट पावर। अभी हम एक्टिव पावर, अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर देखिए। फिलहाल यहाँ फार्मूला याद कर लिए, एक्टिव पावर और अपन अपरेंट पावर, ये फार्मूला आता है पावर फैक्टर का।